हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। आज की इस वीडियो में सामाजिक विज्ञान के आप लोग चौथे प्रैक्टिस सेट को यहाँ पे सॉल्व कीजिएगा। इस प्रैक्टिस सेट में 48 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न है जो 2021 बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा, शुरू से अंत तक देखिएगा और जो प्रश्न आपको याद नहीं है उसे नोटबुक पे लिख के याद कर लीजिएगा। और ये क्लास डेली सुबह 9 बजे चलता है, तो आप लोग 9 बजे लाइव आना बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिए ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो आइए शुरू करते हैं यहाँ पे पहले नंबर प्रश्न से। और पहला प्रश्न है यहाँ पे देखिए, पहला प्रश्न है फ्रांस में किस शासन वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी। ए ऑप्शन है यहाँ पे हेपस वर्ग, बी ऑप्शन है यहाँ पे आर्लिया वंश, सी ऑप्शन है यहाँ पे बुर्बो वंश, डी ऑप्शन है यहाँ पे जारसाई। तो फ्रांस में किस शासन वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा किया गया था, तो बुर्बो वंश का किया गया था, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे दो नंबर प्रश्न है यहाँ पे, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा। ए ऑप्शन है जर्मनी, बी ऑप्शन है यूनान, सी ऑप्शन है तुर्की, डी ऑप्शन है यहाँ पे इंग्लैंड। तो यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा, तो यूनान का रहा, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे तीन नंबर प्रश्न है यहाँ पे, चार्टिस्ट आंदोलन हुआ, बताना है कि चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ पे हुआ। ए ऑप्शन है ब्रिटेन में, बी ऑप्शन है रूस में, सी ऑप्शन है फ्रांस में, डी ऑप्शन है जर्मनी में। तो जो चार्टिस्ट आंदोलन हुआ था वो कहाँ पे हुआ था, तो ब्रिटेन में हुआ था, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। परीक्षा का डेट भी निकल गया है, आपके लिए बहुत ही कम समय बचा है पढ़ाई के लिए। तो आप लोग पढ़ाई कैसे कर सकते हैं, जो हम प्रश्न आपको बता रहे हैं इसमें से आपको जो भी प्रश्न याद है उसका तो आपका रिवीजन हो गया, लेकिन जो प्रश्न आपको याद नहीं है उसे क्या कीजिए, आप नोटबुक पे लिख के याद कर लीजिए और उसका रिवीजन आप लोग करते रहिए। अगर आप रिवीजन करते रहिएगा तो ये प्रश्न आपको हमेशा याद रहेंगे। जिस दिन से आप रिवीजन करना छोड़ देंगे तो ये प्रश्न आप भूल जाइएगा। तो आप लोग रिवीजन बिल्कुल कीजिए, यही आपके लिए एक मात्र उपाय है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 4 नंबर, काफी महत्वपूर्ण है, वर्ग संघर्ष की अवधारणा किसने प्रस्तुत की। ए ऑप्शन है यहाँ पे मार्क्स ने, बी ऑप्शन है लेनिन ने, सी ऑप्शन है स्टालिन ने, डी ऑप्शन है यहाँ पे बिस्मार्क ने। तो वर्ग संघर्ष की अवधारणा किसने प्रस्तुत किया था, तो मार्क्स ने किया था, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न है, हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी क्या कहे जाते थे। जो हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी हैं उन्हें क्या कहा जाता है। ए ऑप्शन है फ्रांसीसी, बी ऑप्शन है शासक वर्ग, सी ऑप्शन है कोलोन, डी ऑप्शन है यहाँ पे जनरल। तो हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को क्या कहा जाता है, तो कोलोन कहा जाता है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न है यहाँ पे 6 नंबर प्रश्न है, नरोत्तम सिंहानुक कहाँ के शासक थे। जो नरोत्तम सिंहानुक थे वो कहाँ के शासक थे। ए ऑप्शन है वियना, बी ऑप्शन है लाओस, सी ऑप्शन है थाईलैंड, डी ऑप्शन यहाँ पे कंबोडिया। तो नरोत्तम सिंहानुक कहाँ के शासक थे, तो ये कंबोडिया के शासक थे, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 7 नंबर, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब पारित हुआ। जो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट था वो पारित कब हुआ था। यहाँ पे पारित पूछ रहा है तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पे कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित कब हुआ। ए ऑप्शन है यहाँ पे 1870, बी ऑप्शन है 1872, सी ऑप्शन है यहाँ पे 1878, डी ऑप्शन है यहाँ पे 1886। तो जो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट था वो पारित कब हुआ था, तो 1878 ईस्वी में हुआ था, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए, गद्दर पार्टी की स्थापना किसने और कब की। जो गद्दर पार्टी था उसका स्थापना किसने किया था और कब किया था, ये आपको बताना है। ए ऑप्शन है यहाँ पे गुरदयाल सिंह 1916, बी ऑप्शन है चंद्रशेखर आजाद 1920, डी यहाँ पे सी ऑप्शन है लाला हरदयाल 1913, डी ऑप्शन है यहाँ पे सोहन सिंह भाखना 1918 ईस्वी। तो जो गद्दर पार्टी था उसका स्थापना किसने किया था, तो लाला हरदयाल जी ने किया था, और कब किया था, तो 1913 ईस्वी में किया था। तो ये भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 9 नंबर, ईस्ट इंडिया कंपनी ने गुमशतों की नियुक्ति क्यों की थी। ए ऑप्शन है लगान वसूलने के लिए, बी ऑप्शन है कपास की खेती को बढ़ावा देने के लिए, सी ऑप्शन है बुनकरों पर नियंत्रण रखने
के लिए, डी ऑप्शन है गाँव में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने गुमशतों की नियुक्ति क्यों किया था? तो बुनकरों पर नियंत्रण रखने के लिए, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न है, भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत में सबसे पहले जूट मिल कहाँ पे स्थापित किया गया। ए ऑप्शन है बिहार में, बी ऑप्शन है बंगाल में, सी ऑप्शन है तमिलनाडु में, डी ऑप्शन है महाराष्ट्र में। तो भारत में पहली जूट मिल कहाँ पे स्थापना किया गया था? तो बंगाल में स्थापना किया गया था, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 11 नंबर प्रश्न है, लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई? ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई। ए ऑप्शन है 1850, बी ऑप्शन है 1855, सी ऑप्शन है 1860, डी ऑप्शन है यहाँ पे 1870 ईस्वी। तो लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई थी? तो 1870 ईस्वी में हुआ था, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न है यहाँ पे, अगला प्रश्न है यहाँ पे देखिए 12 नंबर प्रश्न है, भारतीयों द्वारा प्रकाशित प्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र था। यहाँ पे बताना है कि भारतीयों द्वारा प्रकाशित प्रथम साप्ताहिक समाचार जो पत्र था इनमें से कौन था? ए ऑप्शन है यहाँ पे बंगाल गजट, बी ऑप्शन है यहाँ पे इंडिया गजट, सी ऑप्शन है बंबई गजट, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो भारतीयों द्वारा प्रकाशित प्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र कौन था इसमें से? तो वो बंगाल गजट था, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न है यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न है, जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है। ए ऑप्शन है यहाँ पे स्त्री और पुरुष के बीच जैविक अंतर, बी ऑप्शन है समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों को दी गई असमान भूमिका, सी ऑप्शन है यहाँ पे बालक और बालिकाओं की संख्या का अनुपात, डी ऑप्शन है यहाँ पे लोकतांत्रिक व्यवस्था में महिलाओं को मतदान का अधिकार न मिलना। तो यहाँ पे देखिए जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है यहाँ पे देखिए बी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। जो समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों को दी गई असमान भूमिका है इसी का हमारा अभिप्राय होता है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे, अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 14 नंबर, भारत में समाज सुधारक आंदोलन में निम्नलिखित में किसका योगदान है? ये ऑप्शन है यहाँ पे ज्योतिबा फूले, तो इनका भी समाज सुधारक में जो समाज सुधारक आंदोलन था इसमें योगदान रहा है। बी ऑप्शन है महात्मा गांधी, इनका भी योगदान रहा है, और सी ऑप्शन यहाँ पे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इनका भी योगदान रहा है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। सभी का योगदान रहा है इनमें से समाज सुधारक आंदोलन में। तो यहाँ पे देखिए 15 नंबर प्रश्न यहाँ पे संघ सरकार का उदाहरण है। ये तो प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि संघ सरकार का उदाहरण इनमें से कौन है? ए ऑप्शन है अमेरिका, बी ऑप्शन है चीन, सी ऑप्शन है ब्रिटेन, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो संघ सरकार का उदाहरण इसमें से कौन है? तो संघ सरकार का उदाहरण ब्रिटेन है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 16 नंबर प्रश्न है, बिहार सरकार ग्राम पंचायतों की स्थापना में औसत आबादी को आधार मानती है। कितने जनसंख्या पे एक ग्राम पंचायत बनाया जाता है? ए ऑप्शन यहाँ पे 5000, बी ऑप्शन है 7000, सी ऑप्शन है 9000, डी ऑप्शन है यहाँ पे 1200। तो यहाँ पे देखिए ग्राम पंचायत कितने औसत आबादी पे बनाया जाता है? तो 7000 के औसत आबादी पे एक ग्राम पंचायत बनाया जाता है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे, अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 17 नंबर, ताड़ी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित में से किस प्रांत में शुरू किया गया? जो ताड़ी विरोधी आंदोलन था वो किस प्रांत से शुरू किया गया था? ए ऑप्शन है बिहार, बी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, सी ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, डी ऑप्शन है यहाँ पे तमिलनाडु। तो ताड़ी विरोधी आंदोलन किस प्रांत से शुरू किया गया था? तो ये आंध्र प्रदेश से शुरू किया गया था, और ये काफी महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 18 नंबर प्रश्न है यहाँ पे देखिए, सूचना का अधिकार संबंधित कानून कब बना? जो सूचना का अधिकार संबंधित कानून है वो कब बना? ए ऑप्शन है 2004 ईस्वी में, बी ऑप्शन है 2005 ईस्वी में, सी ऑप्शन है 2006 ईस्वी में, डी ऑप्शन है यहाँ पे 2007 ईस्वी में। तो जो सूचना का अधिकार आंदोलन, जो सूचना का अधिकार संबंधित कानून था वो कब बना? तो ये 2005 ईस्वी में बना, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 19 नंबर प्रश्न यहाँ पे, भारत में लोकतंत्र का इतिहास कितने वर्ष का है? यहाँ पे बताना है कि जो भारत का लोकतंत्र है उसका इतिहास कितने वर्ष का है? ए ऑप्शन है 40 वर्ष, बी ऑप्शन है 50 वर्ष, सी ऑप्शन है 60 वर्ष, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो भारत में लोकतंत्र का इतिहास कितना वर्ष का है? तो ये 60 वर्ष का है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे,
अगला प्रश्न है यहाँ पे देखिए 20 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था उत्तरदायी एवं वैध है। इसमें से बताना है कि कौन सी व्यवस्था है जो उत्तरदायी एवं वैध है। ए ऑप्शन है तानाशाही, बी ऑप्शन है लोकतांत्रिक, सी ऑप्शन है निरंकुश, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था उत्तरदायी व्यवस्था है और वैध भी है, तो वो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 21 नंबर प्रश्न यहाँ पे कार्यपालिका में ऊर्जा होनी चाहिए तो विधायिका में दूरदर्शिता होनी चाहिए, जबकि न्यायपालिका में सत्य के प्रति निष्ठा और समन्वय होनी चाहिए। यह किसका वक्तव्य है। यहाँ पे देखिए ए ऑप्शन है यहाँ पे अलेक्जेंडर हैमिल्टन, बी ऑप्शन है यहाँ पे अब्राहम लिंकन, सी ऑप्शन है यहाँ पे मार्गरेट थैचर, डी ऑप्शन है यहाँ पे व्लादिमीर पुतिन। तो ये किनका जो ये कथन है वो किनका है, तो अलेक्जेंडर हैमिल्टन का है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए ब्रिटेन की राजनीति में महिलाओं की भागीदारी है। इसमें से बताना है जो ब्रिटेन की राजनीति है उसमें महिलाओं की भागीदारी कितनी है, तो महिलाओं की भागीदारी यहाँ पे ए ऑप्शन है 15%, बी ऑप्शन है 19.3%, सी ऑप्शन है 26%, डी ऑप्शन है यहाँ पे 36%। तो ब्रिटेन की राजधानी में महिलाओं की भागीदारी कितनी है, तो यहाँ पे 19.3% है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 23 नंबर, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था। ए ऑप्शन है 15 मार्च 1950, बी ऑप्शन है 15 सितंबर 1950, सी ऑप्शन है 15 अक्टूबर 1951, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था, तो 15 मार्च 1950 को किया गया था, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 24 नंबर प्रश्न है, जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश कहलाता है। यहाँ पे बताना है कि जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है उस देश को हम क्या बोलते हैं। ए ऑप्शन है अविकसित, बी ऑप्शन है विकसित, सी ऑप्शन है अर्ध विकसित, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है उस देश को हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे विकसित देश बोलते हैं, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 25 नंबर, भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है। यहाँ पे बताना है कि भारत में वित्तीय वर्ष किसे कहा जाता है। ए ऑप्शन है 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर, बी ऑप्शन है 1 जुलाई से लेके 30 जून तक, बी ऑप्शन है यहाँ पे 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक, डी ऑप्शन है यहाँ पे 1 सितंबर से लेके 31 अगस्त तक। तो यहाँ पे बताना है कि भारत में वित्तीय वर्ष किसे कहा जाता है, तो भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च वाला जो समय होता है वो भारत का वित्तीय वर्ष होता है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं 26 नंबर प्रश्न है, भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है, यानी सबसे अधिक है। बताना है यहाँ पे कि भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय अधिक है। ए ऑप्शन है बिहार, बी ऑप्शन है चंडीगढ़, सी ऑप्शन है हरियाणा, डी ऑप्शन है यहाँ पे गोवा। तो भारत के किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है, तो जो गोवा राज्य है उसका प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 27 नंबर प्रश्न है। यहाँ पे देखिए विनिमय के रूप है, इसमें से बताना है कि कौन विनिमय के रूप है। ए ऑप्शन है वस्तु विनिमय प्रणाली, बी ऑप्शन है मौद्रिक विनिमय प्रणाली, सी ऑप्शन है क ख दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो वस्तु के विनिमय का इसमें रूप क्या है, इसमें आपको बताना है। तो वस्तु विनिमय के यहाँ पे रूप है, यहाँ पे वस्तु विनिमय प्रणाली और मौद्रिक विनिमय प्रणाली ये दोनों है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 28 नंबर, निम्नलिखित में किसके अनुसार मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करता है। किसने बोला था कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करता है। ए ऑप्शन है यहाँ पे मार्शल, बी ऑप्शन है यहाँ पे हर्टलेबिट्स, बी यहाँ पे सी ऑप्शन है पिगू, डी ऑप्शन है यहाँ पे रॉबिन्स। तो किसके अनुसार, यानी किसने कहा था कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करता है, तो ये हर्टलेबिट्स जी ने कहा था, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 29 नंबर प्रश्न है, बिहार में क्षेत्रीय बैंक की कार्यरत शाखाएं हैं। यहाँ पे बताना है कि जो बिहार में क्षेत्रीय बैंक होते हैं उनके कार्यरत शाखाओं की संख्या कितनी है। ए ऑप्शन है 115, बी ऑप्शन है 205, सी ऑप्शन है 221, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो बिहार में क्षेत्रीय बैंक के कार्यरत शाखाओं की संख्या कितनी है, तो ये 221 है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए सकल घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र का योगदान। यहाँ पे बताना है जो सकल घरेलू उत्पाद होता है
उसमें कृषि क्षेत्र का कितना योगदान है। ए ऑप्शन है यहाँ पे 18.5%, बी ऑप्शन है 22.6%, सी ऑप्शन है यहाँ पे 26%, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो सकल घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र का योगदान कितना है, तो 18.5% है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 31 नंबर, वैश्वीकरण का अर्थ निम्नलिखित में किसके प्रवाह से होता है। यहाँ पे बताना है कि वैश्वीकरण का अर्थ निम्नलिखित में से किसके प्रवाह से होता है। ए ऑप्शन है पूंजी, बी ऑप्शन है वस्तु, सी ऑप्शन है प्रौद्योगिक एवं विचार, डी है इसमें से सभी, यानी उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे बताना है कि जो वैश्वीकरण का अर्थ है निम्नलिखित में से किसके प्रवाह से होता है, तो पूंजी के भी प्रवाह से होता है, वस्तु के भी प्रवाह से होता है और औद्योगिक एवं विचारिक प्रवाह से भी होता है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 32 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिए, उपभोक्ता शोषण के मुख्य कारण क्या है, कौन से हैं। यहाँ पे बताना है कि उपभोक्ता शोषण के मुख्य कारक कौन से हैं। ए ऑप्शन है यहाँ पे मिलावट की समस्या, ये भी है, बी ऑप्शन है यहाँ पे तौल की समस्या यानी कम तौलना, ये भी है, सी ऑप्शन है यहाँ पे कम गुणवत्ता, ये भी है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। जो इनमें से सभी क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सभी हो जाएगा। उपभोक्ता शोषण के मुख्य कारक कौन से हैं, तो मिलावट की समस्या है, तौल की समस्या है, कम गुणवत्ता है, यानी ये तीनों क्या हो जाएंगे, इनमें से सही हो जाएंगे। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे 33 नंबर देखिए, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है। इसमें से बताना है कि जो सौर ऊर्जा है निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है। ए ऑप्शन है मानवकृत, बी ऑप्शन है पुनः पूर्ति योग्य, सी ऑप्शन है अजैव, डी ऑप्शन है यहाँ पे अचक्रीय। तो जो सौर ऊर्जा होता है उसे हम लोग बार बार यूज करते हैं, यानी यह क्या है, पुनः पूर्ति योग्य है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 34 नंबर, दक्कन ट्रेड का निर्माण कैसे हुआ। जो दक्कन ट्रेड था उसका निर्माण कैसे हुआ है। ए ऑप्शन है लावा के प्रवाह से, बी ऑप्शन है रेगुन मिट्टी से, सी ऑप्शन है प्राचीन जलोढ़ से, डी ऑप्शन है यहाँ पे इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे देखिए जो दक्कन ट्रेड का निर्माण हुआ था वो कैसे हुआ था, तो लावा के प्रवाह से हुआ था, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं 35 नंबर प्रश्न। 35 नंबर प्रश्न है, बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को कहते हैं। ए ऑप्शन है उजला ग्रह, बी ऑप्शन है नीला ग्रह, सी ऑप्शन है लाल ग्रह, डी ऑप्शन है हरा ग्रह। तो यहाँ पे बृहद क्षेत्र का मतलब क्या हुआ, बहुत से अधिक क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को हम कौन सा ग्रह बोलते हैं, तो नीला ग्रह बोलते हैं। और क्यों बोलते हैं, क्योंकि जब इसे चंद्रमा से देखा जाता है तो ये यहाँ पे बहुत ही अधिक मात्रा में जल होने के कारण यह पृथ्वी नीला दिखाई देती है, इसीलिए नीला ग्रह कहा जाता है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 36 नंबर प्रश्न है यहाँ पे, वन संरक्षण एवं प्रबंधन के दृष्टिकोण से वनों को वर्गीकृत किया गया, यानी कितने वर्गों में बांटा गया है। ए ऑप्शन है 4 वर्गों में, बी ऑप्शन है 3 वर्गों में, सी ऑप्शन है 5 वर्गों में, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो वन संरक्षण एवं प्रबंधन के दृष्टिकोण से वनों को कितने भागों में बांटा गया है, तो यहाँ पे देखिए 3 वर्गों में बांटा गया है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। 4 वर्गों में आप टिक मत लगाइएगा, नहीं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 10 नंबर, यहाँ पे 37 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है। इसमें से पहचानना है कि कौन है जो लौह युक्त खनिज है। ए ऑप्शन है मैग्नीज, बी ऑप्शन है अभ्रक, सी ऑप्शन है बॉक्साइट, डी ऑप्शन है यहाँ पे चूना पत्थर। तो इसमें से पहचानना है कि कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है। तो जो मैग्नीज है वो क्या है, यहाँ पे लौह युक्त खनिज का उदाहरण है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं 38 नंबर प्रश्न है, यहाँ पे 38 नंबर प्रश्न है, भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है। यहाँ पे बताना है कि जो भारत का पहला तेल शोधक कारखाना है वो कहाँ पे स्थित है। ए ऑप्शन है मथुरा, बी ऑप्शन है बरौनी, सी ऑप्शन है डिगबोई, डी ऑप्शन है गुवाहाटी। तो भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है, तो ये डिगबोई में स्थित है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 39 नंबर, सरकार निम्नलिखित में से कौन सी घोषणा फसलों की सहायता देने के लिए करती है। ए ऑप्शन है यहाँ पे अधिक सहायता मूल्य, बी ऑप्शन है मध्य सहायता मूल्य, सी ऑप्शन है न्यूनतम सहायता मूल्य, डी ऑप्शन है यहाँ पे प्रभावी सहायता मूल्य। तो सरकार कौन सी घोषणा फसलों के लिए सहायता देने के लिए करती है, तो न्यूनतम सहायता मूल्य यही क्या करती है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न है यहाँ पे
अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 40 नंबर, भारत में सबसे पहले स्थापित लौह इस्पात कंपनी निम्नलिखित में से कौन सी है? ए ऑप्शन है भारतीय लौह इस्पात कंपनी, बी ऑप्शन है टाटा लौह इस्पात कंपनी, सी ऑप्शन है बोकारो स्टील सिटी, सी ऑप्शन है यहाँ पे विश्वेश्वरैय लौह इस्पात उद्योग। तो यहाँ पे देखिए भारत का सबसे पहला लौह इस्पात उद्योग कौन सा है, कंपनी कौन सा है? तो ये टाटा लौह इस्पात कंपनी है, जिसे हम टिस्को के भी नाम से जाना जाता है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। और टिस्को का स्थापना कब हुआ था? तो 1907 में हुआ था, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 41 नंबर प्रश्न यहाँ पे, फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? जो फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र है वो बताना है यहाँ पे कहाँ पे स्थित है। ए ऑप्शन है बिहार, बी ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, सी ऑप्शन है यहाँ पे केरल, डी ऑप्शन है यहाँ पे उड़ीसा। तो फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो ये पश्चिम बंगाल में स्थित है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 42 नंबर प्रश्न, बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होता है? ए ऑप्शन है रोहतास, बी ऑप्शन है सीवान, सी ऑप्शन है गया, डी ऑप्शन है यहाँ पे पश्चिमी चंपारण। तो बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होता है? तो ये रोहतास जिले में होता है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे, अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 43 नंबर, पटना हवाई अड्डे का क्या नाम है? यहाँ पे बताना है कि जो पटना का हवाई अड्डा है उसका नाम क्या है। ए ऑप्शन है जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतन, बी ऑप्शन है पटना हवाई अड्डा, सी ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, डी ऑप्शन यहाँ पे बिहार हवाई अड्डा। तो यहाँ पे देखिए जो पटना का हवाई अड्डा है उसका नाम क्या है, जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतन है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 44 नंबर प्रश्न है, उच्च वाच प्रदर्शन करने के लिए हैच्यूर विधि का विकास किसने किया था? ए ऑप्शन है गुटेनबर्ग, बी ऑप्शन है लेहमान, सी ऑप्शन है यानी गॉ ऑप्शन है यहाँ पे गीगर, यहाँ पे घ ऑप्शन है यहाँ पे रिटर। तो यहाँ पे देखिए उच्चवाच प्रदर्शन करने के लिए हैच्यूर विधि का विकास किसने किया था? तो ये लेहमन ने किया था, यानी यहाँ पे ख आंसर क्या है, यहाँ पे ख ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 45 नंबर प्रश्न है, नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? यहाँ पे बताना है कि नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है। ए ऑप्शन है जल की अधिकता, बिल्कुल सही बात है। बी ऑप्शन है नदी की तल में अवसाद का जमाव, इससे भी आता है। यहाँ पे देखिए सी ऑप्शन है यहाँ पे वर्षा की अधिकता, इससे भी आता है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इन सभी के कारण क्या होता है, नदियों में बाढ़ आता है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 46 नंबर प्रश्न है, सूखे के लिए जिम्मेवार कारक है। इसमें से पहचानना है कि कौन सूखे के लिए जिम्मेवार कारक है। ए ऑप्शन है वर्षा की कमी, बी ऑप्शन है भूकंप, सी ऑप्शन है बाढ़, डी ऑप्शन है ज्वालामुखी क्रिया। तो सूखे के लिए जिम्मेदार कारक कौन है? तो सूखे के लिए जिम्मेदार कारक है वर्षा की कमी, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 47 नंबर प्रश्न है, महासागर की तली पर होने वाले कंपन किस नाम से जाना जाता है? ए ऑप्शन है भूकंप, बी ऑप्शन है चक्रवात, सी ऑप्शन है सुनामी, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो महासागर के तली पर होने वाले कंपन को किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पे ये हम पे पता है, इसे हम किस नाम से जानते हैं, सुनामी से के नाम से जानते हैं, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 48 नंबर प्रश्न है यहाँ पे, भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? यानी जहां पे भूकंप बराबर आता है जिन क्षेत्रों में, उन क्षेत्रों में जो भवन बनने चाहिए वो कैसी आकृति के बनने चाहिए? ए ऑप्शन है अंडाकार, बी ऑप्शन है त्रिभुजाकार, सी ऑप्शन है यहाँ पे चौकोर, डी ऑप्शन है यहाँ पे आयताकार। तो यहाँ पे देखिए जो भवन की आकृति होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, यानी आयताकार होना चाहिए, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये रहा आपका होमवर्क प्रश्न, इसका जवाब आपको कमेंट में देना है। यहाँ पे देखिए सांप्रदायिक राजनीति किस पे आधारित है? ए ऑप्शन है यहाँ पे धर्म पे, बी ऑप्शन है जाति पे, सी ऑप्शन है क्षेत्र पे, डी ऑप्शन है भाईचारे पे। तो जो सांप्रदायिक राजनीति होती है वो किस पे आधारित होती है, ये आपको कमेंट करके बताना है हमको। और जो भी ऑप्शन आपको सही लगे वो आप हमें कमेंट कर दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को आप लोग जरूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, टेक केयर एंड बाय।